आज हम लोगों को साहित्यिक स्रोत को पढ़ना है ना? क्या पढ़ना है? साहित्यिक स्रोत को पढ़ना है। ये साहित्यिक स्रोत भी इतिहास के निर्माण के लिए क्या होता है? उपयोगी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, साहित्यिक स्रोत तो तब जब लेखन कला हो और लिखने की सामग्री भी हो, नहीं तभी तो साहित्यिक स्रोत होगा। तो आप देखते क्या है कि बहुत लंबे समय तक भारत में लोगों को भाषा की जानकारी थी, मौखिक रचनाएं होती रही हैं। बाद में जब स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट हुआ, लेखन यंत्र का डेवलपमेंट हुआ, तो फिर क्या हुआ? उस ज्ञान को संकलित किया गया। अर्थात कई ऐसी पुस्तकें हैं जिसकी रचना बहुत पहले हुई, लंबे समय तक मौखिक रूप में चला और बाद में उसे लिपिबद्ध किया गया, बाद में उसका क्या हुआ? पुस्तकीय रूप सामने आया। इसलिए साहित्यिक स्रोत के संदर्भ में रचना काल के बारे में जानकारी हासिल करना जरूरी है। कब उसका संकलन हुआ और उसका राइटर कौन है, बड़ा सावधानी पूर्वक ध्यान देने की जरूरत है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं। वैदिक काल जो हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, ये 1500 बीसी से 600 बीसी का दौर है, वैदिक काल। और वैदिक काल की जो फर्स्ट रचना है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद का रचना काल अबाउट 1500 बीसी है ना, कह सकते हैं। और ये रचना बिल्कुल मौखिक रूप में हुई। ये रचना क्या है? मौखिक रूप में हुई। लंबे समय तक ये सिर्फ ऋग्वेद क्या, वैदिक काल की पूरी रचना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो भी आप पढ़ते हैं वैदिक काल की रचना, शुरुआती दौर में सब मौखिक रूप में ही क्या हुआ? सामने आया और लंबे समय तक श्रवण परंपरा के आधार पर सुरक्षित रहा। इसीलिए हम वेद को क्या कहते हैं? श्रुति कहते हैं, है ना। बहुत बाद में जाकर आप देखते क्या है, इसका संकलन हुआ, इसका पुस्तकीय रूप सामने आया। ये एक परेशानी है समझने के लिए कि रचना कब और पुस्तकीय रूप इसका कब आया। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं। महात्मा बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति की, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद तब महात्मा बुद्ध अपना उपदेश देते रहे। महात्मा बुद्ध ने अपनी फिलॉसफी दी, नहीं जीवन के संदर्भ में, आत्मा के संदर्भ में, जगत के संदर्भ में, ईश्वर के संदर्भ में। लेकिन ये सारी बातें मौखिक ही चलती रही। महात्मा बुद्ध ने कहानियां कहीं, उपदेश दिया, सब मौखिक। बाद में आप देखते क्या है, महात्मा बुद्ध के मरणोपरांत जब बौद्ध संगति हुआ तो उनके उपदेशों का संगायन हुआ, उनके दर्शन का संगायन हुआ। भिक्षु भिक्षुणियों के लिए, सामान्य बौद्ध उपासकों के लिए जो नियम दिया उसका संगायन हुआ। और तब बाद में आप देखते क्या है, उसका पुस्तकीय रूप सामने आया। यानी रचना बुद्ध काल की और पुस्तकीय रूप सामने क्या आता है? काफी बाद में आता है, बुद्ध के मरणोपरांत आता है। तो यहां पे लिटरेरी स्रोत में थोड़ा प्रॉब्लम है। ये जानने की जरूरत है कि रचना काल कब, पुस्तकीय रूप कब सामने आता है। एक चीज तो ये ध्यान देने की बात है। दूसरी बात कि ये भी प्रॉब्लम था, स्क्रिप्ट की जानकारी हो तब तो पुस्तकीय रूप सामने आए, नहीं लेखन के लिए सामग्री हो तब तो पुस्तकीय रूप सामने आए। तो आप देखते क्या है कि कागज का आविष्कार चाइना में 3rd सेंचुरी बीसी में, अबाउट 4th सेंचुरी एडी में ये धीरे धीरे लोकप्रिय हुआ और भारत में इसका आगमन काफी बाद में हुआ। इसका मतलब इसके पहले जो भी लिखित सामग्रियां थी वो कहां सुरक्षित थी, उसे कैसे लोगों ने सुरक्षित किया होगा। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग पुरातात्विक स्रोत पढ़ रहे थे तो अभिलेखीय साक्ष्य था, पाषाण पे, स्मारकों पे उत्कीर्ण करवाते थे। ठीक उसी प्रकार शुरुआती दौर में जब स्क्रिप्ट का आगमन हुआ, लेखन कला का विकास हुआ। चूंकि पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी 6th सेंचुरी बीसी की रचना है, उसी में पहली बार आप देखते क्या है, लिपि शब्द का उल्लेख होता है या लेखन यंत्र का उल्लेख हुआ है। उसका सब्जेक्ट मैटर ग्रामर है। अष्टाध्यायी का कहा जाता है विश्व का पहला व्याकरण संबंधित लिटरेचर है वो, है ना। तो शुरुआती दौर में जब लोग लिखते थे तो लोग इस्तेमाल क्या करते थे? तालपत्र का इस्तेमाल करते थे, है ना। तार और खजूर के पत्ते पे लेखन का काम होता था, भोजपत्र पे इस्तेमाल होता था।
जम्मू कश्मीर क्षेत्र में भुर्ज वृक्ष होता है, उसके पत्ते का इस्तेमाल करते थे लिखने के लिए, नहीं, कागज के रूप में कह सकते हैं। सरकंडे के कलम का, नुकीली चीजों का इस्तेमाल करते थे लिखने के लिए। तो ये भी एक इतिहास रहा है और ये भी एक बहुत बड़ा आविष्कार रहा है, ये इसको मानकर चलना है। एक चीज और थोड़ा सोचिएगा कि जो कुछ भी साहित्यिक स्रोत है, तो ऐसा नहीं है कि साहित्यिक स्रोत को एकदम आंख मूंद के विश्वास किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। इसके कुछ लिमिटेशंस भी है। इसके कुछ लिमिटेशंस क्या है? जैसे कोई विदेशी का भारत आगमन हुआ, अब वो सिकंदर के साथ अगर आया है तो अपने विवरण में सिकंदर की उपलब्धियों का वर्णन करेगा, उसका विशेष फोकस कहां होगा? सिकंदर पर होगा। लेकिन फिर भी वो भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में, यहां की ज्योग्राफी के बारे में, यहां की सोसाइटी के बारे में, पराजित शासकों के बारे में, उसके बुरे गुणों के बारे में अगर जिक्र करता है तो इतिहास के निर्माण में उपयोगी हो जाता है। तो उसके द्वारा प्रस्तुत चीजों को पढ़ने में भी सावधानी की जरूरत है ना? कुछ ऐसे भी यात्री हैं जिनके आगमन का उद्देश्य ही था बौद्ध धर्म संबंधित स्थलों का भ्रमण करना, उद्देश्य था बौद्ध धर्म संबंधित पुस्तकों का अध्ययन करना, ये जानकारी हासिल करना कि बौद्ध धर्म की स्थिति भारत में क्या है। जैसे फाहियान का आगमन हुआ, हुएनसांग का आगमन हुआ, तो उसके आगमन का उद्देश्य बौद्ध धर्म है। तो जाहिर सी बात है कि बौद्ध धर्म के बारे में वो विशेष फोकस करेगा। तत्कालीन दौर में यहां अन्य प्रचलित धर्म की स्थिति कितनी अच्छी है, उसके बारे में उतनी अच्छी जानकारी नहीं देगा जितना कि बौद्ध धर्म के बारे में प्रेजेंट करेगा। थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर भी लिख सकता है, नहीं, लेकिन साथ ही साथ अगर किसी शासक का उसे संरक्षण प्राप्त है तो वो शासकीय संरक्षण के बारे में भी लिखता है ना? वो शासकीय संरक्षण के बारे में लिखता है, उस शासक के बारे में, उसकी दिनचर्या के बारे में, उसके पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में भी लिखता है। तो चूंकि संरक्षण मिला है तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिखता है। अगर शासक बौद्ध धर्मावलंबी है तो थोड़ा और बढ़ा चढ़ा कर लिखता है। तो ऐसे लिखित सामग्री की भी समीक्षा सावधानी पूर्वक करने की जरूरत है, समझ सकते हैं। या कई ऐसे राइटर हैं जो दरबारी हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कालिदास, नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के दरबारी, बाणभट्ट, हर्षवर्धन का दरबारी, है ना? तो ऐसे दरबारी अगर अपने शासक के बारे में प्रेजेंट कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि शासक की प्रशंसा थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर करेगा। वो ऑथेंटिक बातों की चर्चा नहीं भी कर सकता है, इसलिए वहां भी सावधानी बरतने की जरूरत है। अन्य स्रोतों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की जरूरत है, तब आप निर्णय ले सकते हैं, है ना? कई ऐसी बातें हैं जहां पे चर्चा बिल्कुल अप्रत्यक्ष रूप में हुई है, लेकिन आपको समझने की जरूरत पड़ती है कि आखिर ये कहानी क्या कहना चाहता है ना? जैसे जब आप ब्राह्मण लिटरेचर, उपनिषद लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसमें आपको सावित्री सत्यवान की कथा मिल जाती है, नहीं? अब सत्यवान को सांप ने काट लिया, सत्यवान मर गया, सावित्री पति बढ़ता है, तो वो एकदम रिजिड हो जाती है, भाई भगवान हमारे मतलब कि सतीत्व का मतलब वरदान दो, मैं एक ही पुरुष के प्रति बिल्कुल समर्पित रही हूं, इसे जीवन दान दो। और भगवान बाध्य हो जाते हैं उसको जीवित करने के लिए। यानी कहानी बताता है कि अगर कोई स्त्री पवित्र है, अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पित है, तो भगवान भी उसके सामने झुकते हैं, नहीं? धार्मिक कहानी तो ऐसा ही दिखता है, लेकिन एक्चुअली अगर लॉजिकली देखें तो आपको लगता क्या है कि तत्कालीन समाज में स्त्री की, महिलाओं की पवित्रता पर जोर है, नहीं, पुरुष की पवित्रता पर जोर नहीं है। यानी समाज पुरुष प्रधान है, आप कह सकते हैं, है ना? तो ऐसी कहानियों के माध्यम से भी आप लॉजिकली देखेंगे तो तत्कालीन सोसाइटी पे प्रकाश पड़ता है। तो बिल्कुल सावधानी बरतने की जरूरत है, चीजों को लॉजिकली देखने की जरूरत है। तो साहित्यिक स्रोत का इस्तेमाल, इतिहास का पुरातात्विक स्रोत के साथ सामंजस्य स्थापित करके, अन्य साहित्यिक स्रोत के साथ सामंजस्य स्थापित करके क्या करते हैं, निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। कुछ ऐसा भी लिटरेचर है जो बिल्कुल आपका क्या है, कंटेम्पररी है,
समकालीन है। अब जाहिर सी बात है वो लिटरेचर अगर उस रूप में है वो ऑथेंटिक जानकारी देगा, है ना, चूंकि वो कंटेम्पररी है। जैसे कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र क्या है, कंटेम्पररी है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी लिटरेचर है जो बाद के दौर में लिखे गए, वो प्राइमरी सोर्सेज नहीं है, लेकिन वो पिछले इवेंट के बारे में जानकारी देते। जैसे विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस, ये काफी बाद में रचना प्रकाश में आई, लेकिन ये जिक्र करता है नंदों के बारे में, जिक्र करता है चाणक्य के बारे में, जिक्र करता है मौर्य के बारे में, मौर्यों की जाति के बारे में। अब जाहिर सी बात है कि ये मौर्य काल की रचना नहीं है, बाद की रचना है। तो बाद की रचना है तो इसके अध्ययन में भी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि इतने दिनों में तो काफी चेंज आ जाएगा, है ना। अब वाल्मीकि रामायण, रामायण इवेंट को अगर आप देखें तो अबाउट 1000 BC अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। मैं धर्म के आधार पे बात नहीं कर रहा हूं। और जस्ट आप उसी वाल्मीकि रामायण को पढ़ते हैं तो ये फर्स्ट वाल्मीकि रामायण, रामायण संबंधित पहली रचना, है ना। बाद में आप देखते क्या है, पौम चरियो, जैन रामायण, नहीं विमल सूरी की आ गई। पुनः आप देखते क्या है, कम्मन रामायण साउथ में, नहीं दशरथ जातक, पाली रामायण, बुद्धिस्ट रामायण कह सकते हैं। रामायण इतना लोकप्रिय हुआ कि इसकी रचना टाइम टू टाइम होती गई। और जाहिर सी बात है रचना टाइम टू टाइम अगर हुई, 16वीं सदी में तुलसी रामायण, तो रामायण का संदर्भ तो वो रह नहीं जाएगा जो होना चाहिए। कथानक बदल जाएंगे, कहानियां भी बदल जाएंगी। और ऐसा देखने को मिलता है, कुछ रामायण कहता है कि राम ने मारा रावण को, और वही कोई रामायण ये कहता है कि लक्ष्मण ने मारा रावण को। बड़ा फर्क आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में लिटरेचर को सावधानी से पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है ना। और ऐसे लिटरेचर के कथानक के आधार पे आप तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे मान लिया जाए रामायण का संकलन हुआ गुप्त काल में, रामायण घटना मैं बताया 1000 BC, और रामायण का संकलन होता है गुप्त काल में, तो जाहिर सी बात है कि गुप्तकालीन वातावरण का वो चित्रण करेगा नहीं। तब अगर आप रामायण को पढ़ते हैं तो देखते क्या है, गुप्तकालीन वातावरण के बारे में जानकारी मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे गुप्त काल तक आते आते वर्ण व्यवस्था अपनी प्रासंगिकता खो देता है और वो धीरे धीरे जाति व्यवस्था के रूप में कन्वर्ट कर जाता है। पहचान का आधार जाति बन गया, ठीक है। अब गौर करके देखिए तो रामायण में धोबी और धोबन का जिक्र हुआ है, क्या कास्ट के रूप में कह सकते। सती प्रथा जो पहले रेयर रूप में देखने को मिलता था, गुप्त काल तक आते आते ये समाज की प्रवृत्ति बन गई। नहीं, अभिलेखीय साक्ष्य, आयरन अभिलेख गुप्तकालीन सती प्रथा का आप कह सकते हैं फर्स्ट अभिलेखीय साक्ष्य है। लेकिन कुलीन परिवारों में सती प्रथा का प्रचलन था। ब्राह्मणी वेदवती के सती होने का जिक्र है रामायण में, मतलब स्पष्ट है कि सती प्रथा का प्रचलन तत्कालीन दौर में हो रहा था, है ना, कह सकते हैं। रामायण में सीता को असूर्यम पर्या कहा गया। याद कीजिए वैदिक काल से लेकर मौर्य काल तक मोटा मोटी भारत में मतलब पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, महिलाएं पर्दा नहीं करती थी। लेकिन वही देखते हैं मौर्योत्तर काल में पर्दा के संदर्भ में जानकारी मिली, पर्दा प्रथा का प्रचलन भी आ गया। गुप्त काल तक आते आते कॉमन फीचर बन गया। तो रामायण में सीता को क्या कहा गया, सूर्यम पर्या, जिसे कभी सूर्य ने देखा ही नहीं। मतलब ये गुप्तकालीन वातावरण पे प्रकाश डालता है, कह सकते हैं, ठीक है। दशरथ बहुविवाही पति, यानी कुलीन परिवार में एक से अधिक शादियां लोग करते थे, जानकारी मिलती है। समाज पुरुष प्रधान था, पुरुष को अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ती, महिला को देनी पड़ती है। महिलाओं की पवित्रता पर जोर है, नहीं, सीता की अग्नि परीक्षा का भी जिक्र है। तो कथानक को आप कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, इस पे भी निर्भर करता है कि आप साहित्यिक स्रोत का किस रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए साहित्यिक स्रोत के इस्तेमाल में सावधानी की जरूरत है। और विशेष रूप से रचना काल, रचनाकार कौन, संकलन कब हुआ, कौन लिटरेचर कंटेम्पररी है, कौन परवर्ती दौर का है, इसके बारे में बेहतर जानकारी हासिल करने की जरूरत है।
तभी आप साहित्यिक स्रोत का बेहतर इस्तेमाल करते हैं और समझते हैं, है ना। अब अगर आप गौर करके देखिए साहित्यिक स्रोत को, तो साहित्यिक स्रोत जो भारतीय इतिहास पे प्रकाश डालता है, हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो एक लिटरेचर को आप क्या कहते हैं, चूंकि मेन सब्जेक्ट मैटर धर्म है, लंबे समय तक आप देखते क्या है कि धर्म से रिलेटेड पुस्तकों की रचना होती रही, है ना। पुरोहितों ने अपने ज्ञान को संरक्षित रखने के लिए धर्म शास्त्रों का भी सृजन किया, है ना। तो साहित्य क्या कहलाया, इसे आप कहते हैं रिलीजियस लिटरेचर, क्या धार्मिक साहित्य कहते हैं, है ना। कुछ ऐसे भी लिटरेचर थे जिसका संबंध धर्म से नहीं है, जिसका संबंध नाट्य शास्त्र से है, काव्य शास्त्र से है, चिकित्सा से है, लोक जीवन से है, लोक व्यवहार से है, राजनीति से है, नहीं। तो वैसे लिटरेचर को क्या कहा गया, नॉन रिलीजियस लिटरेचर कहा गया, या आप इसे क्या कह सकते हैं, इसे आप कह सकते हैं धर्मेतर साहित्य, है ना। क्या कहेंगे, धर्मेतर साहित्य कहेंगे। अब थोड़ा सोचिएगा, अब अगर धार्मिक साहित्य को भी देखें तो भारत में ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही धर्म, वैदिक धर्म और ब्राह्मण धर्म है, नहीं। कालक्रम में आप देखते क्या है, वैदिक धर्म के अगेंस्ट, वैदिक धार्मिक मान्यता के अगेंस्ट कुल 63 धार्मिक संप्रदाय का डेवलपमेंट हुआ, जिसमें से बौद्ध धर्म को लोकप्रियता मिल गई, जैन धर्म को लोकप्रियता मिल गई। यानी कुछ लिटरेचर ब्राह्मण लिटरेचर के रूप में भी होंगे, तो कुछ बौद्ध और जैन धार्मिक साहित्य के भी रूप में होंगे। इसीलिए धार्मिक साहित्य को भी क्या किया गया, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक क्या, एक को आप कहते हैं ब्राह्मण साहित्य, यानी ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड लिटरेचर, है ना, जिसके अंतर्गत हम लोग किसको पढ़ेंगे, आगे जब पढ़ेंगे तो वेद को पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, ब्राह्मण को पढ़ेंगे, आरण्यक साहित्य को पढ़ेंगे, उपनिषद को पढ़ेंगे, है ना, या सूत्र वेदांग साहित्य को पढ़ेंगे, है ना। ये भी आपका क्या है, ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड पुस्तक है। या स्मृति साहित्य की बात आप कर सकते हैं, महाकाव्य यानी रामायण महाभारत, है ना, पुराण की बात कर सकते हैं। ये सारा का सारा क्या है, ब्राह्मण लिटरेचर है, ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, और इसका मेन सब्जेक्ट मैटर क्या है, धर्म है। इसलिए ये धर्म के बारे में जानकारी देना, धार्मिक इतिहास के निर्माण के लिए उपयोगी है, लेकिन यदा कदा प्रसंग बस लोक व्यवहार की भी चर्चा करता है, शासकों के बारे में चर्चा कर देता है, शासकों की उपलब्धियों की चर्चा कर देता है, नहीं। तो वैसी स्थिति में ये धार्मिक इतिहास के निर्माण में तो उपयोगी है ही, साथ ही साथ आप देखते हैं क्या है, सामाजिक राजनीतिक इतिहास के निर्माण में भी क्या होता है, उपयोगी हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऋग्वेद का सब्जेक्ट मैटर धर्म है, लेकिन ऋग्वेद के ही 7वें मंडल में हम देखते हैं दासराग युद्ध का उल्लेख हुआ है, नहीं। तत्कालीन दौर में सबसे बड़ा पॉलिटिकल यूनिट हुआ करता था जन, जन आपस में संघर्ष करते रहते थे विस्तार के लिए, सुरक्षा के लिए, अपने पशुधन की रक्षा के लिए। तो भरत जन और पुरु जन के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें विजेता बना कौन, भरत जन। भरत जन का राजा कौन, सुदास। और ये युद्ध जो दासराज युद्ध कहलाया, ये कहां हुआ, पौरुषणी के किनारे, रावी नदी के किनारे। तो कहने के लिए ऋग्वेद का सब्जेक्ट मैटर धर्म है, लेकिन प्रसंग बस वो शासकों के बारे में चर्चा कर देता है, प्रसंग बस किसकी चर्चा कर देता है, तत्कालीन युद्ध के बारे में चर्चा कर देता है ना। ठीक इसी प्रकार ऋग्वेद का 10th मंडल का एक सूक्त पुरुष सूक्त है, नहीं। अब आप सोच सकते हैं कि इसमें पहली बार चतुर्वर्ण व्यवस्था का जिक्र हुआ, पहली बार शूद्र शब्द का जिक्र हुआ, यानी एक विराट पुरुष की कल्पना की गई, उनके विभिन्न अंगों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति की बात की गई। ये चतुर्वर्ण व्यवस्था यानी सोशल इंस्टीट्यूशंस की चर्चा किसमें हुआ, ऋग्वेद में हुआ। तो कहने के लिए धार्मिक साहित्य है, लेकिन प्रसंग बस ये सोसाइटी के बारे में भी जिक्र कर देता है, पॉलिटिक्स के बारे में भी जिक्र कर देता है। तो वैसी स्थिति में इतिहास के निर्माण के लिए क्या होता है, उपयोगी हो जाता है। लेकिन मैंने पहले ही चर्चा किया है कि सावधानी पूर्वक पढ़ने और जानने की जरूरत है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार देखते क्या है, कुछ ऐसे लिटरेचर है जिसका संबंध ब्राह्मण धर्म से नहीं है, धार्मिक साहित्य है लेकिन ब्राह्मण धर्म से नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं
ब्राह्मणेतर साहित्य, है ना, यानी वो धार्मिक साहित्य जिसकी संबद्धता ब्राह्मण धर्म से नहीं है लेकिन दूसरे धर्म से है। तो किससे है? इसी के अंतर्गत आता है बौद्ध साहित्य, इसी के अंतर्गत क्या आता है? जैन साहित्य, है ना। अब ये आप कह सकते हैं कि बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है, इससे हमें क्या जानकारी मिलेगी? महात्मा बुद्ध के बारे में, महावीर के बारे में, जैन तीर्थंकरों के बारे में कह सकते हैं, है ना। जैसे बौद्ध लिटरेचर के प्रारंभिक पाली साहित्य को देखें, जिसमें आप बात करते हैं सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक की बात करते हैं। ये ज्ञान की 3 पेटिका है। बुद्ध ने जो धर्मोपदेश दिए सुत पिटक में संकलित है। बुद्ध ने भिक्षु भिक्षुणी, सामान्य और सक्रिय उपासकों के लिए जो नियम दिए विनय पिटक में संकलित है। बुद्ध ने जो फिलॉसफी दिया, क्या ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में, जगत के बारे में, सोसाइटी के बारे में, ये सब किसमें? अभिधम पिटक में संकलित है ना। तो मूल रूप से अगर देखा जाए तो इन पिटकों से ही हमें महात्मा बुद्ध के बारे में, उनकी एक्टिविटी के बारे में, उनके उपदेश के बारे में, फिलॉसफी के बारे में जानकारी मिल जाती है। लेकिन याद कीजिए कि सिर्फ ये धर्म के बारे में ही जानकारी नहीं देता, बल्कि तत्कालीन पॉलिटिकल सिचुएशन की भी जानकारी देता है। यही बौद्ध लिटरेचर है। अंगुत्तर निकाय पिटकों से ही रिलेटेड है। अंगुत्तर निकाय में 6th सेंचुरी बीसी में जनपद महाजनपद के रूप में स्थापित हुआ। कुल 16 महाजनपद हुआ करते थे, इसके बारे में चर्चा हुआ। जैन लिटरेचर भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का जिक्र हुआ। यानी जैन साहित्य में सिर्फ 24 तीर्थंकरों की ही चर्चा नहीं है, बल्कि साथ ही साथ क्या है, उस दौर के 16 महाजनपदों का भी जिक्र है ना। ऐसे कई बौद्ध लिटरेचर है तत्कालीन दौर को जो बताते हैं कि 6th सेंचुरी बीसी में सेकेंड अर्बनाइजेशन का दौर था। जिस वक्त सेकेंड अर्बनाइजेशन में लौह प्रौद्योगिकी की भी भूमिका थी, उस दौर में मगध में कृषि क्रांति हो रहे थे, और कृषि क्रांति के कारण ही धीरे धीरे क्या हुआ? सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ। कृषि क्रांति के लिए पशुधन की सुरक्षा आवश्यक थी, क्योंकि कृषि कार्य में बैल की भूमिका थी, और बैल को संरक्षित रखना है तो गाय को बचाना होगा। नहीं, यही पाली साहित्य में गाय को अन्नदा, सुखदा, वरदा कहा गया। मतलब इकोनॉमी के बारे में भी जानकारी दे रहा है। नहीं, जातक कथा जो हम पढ़ते हैं, जिसका संकलन हुआ गुप्त काल में, कुल 550 कहानियां हैं। ये बौद्ध लिटरेचर है, यानी जन्मों की कहानियां, मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक की तमाम कहानियों का संकलन, 550 कहानियां। इसका मतलब है कि विभिन्न काल के बारे में जानकारी दे रहा है। तो ये सिर्फ धर्म के बारे में ही जानकारी नहीं देता है, बल्कि गिल्ड सिस्टम के बारे में जानकारी देता है, व्यापारिक मार्ग के बारे में जानकारी देता है, ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में जानकारी देता है, वणिक समुदाय के बारे में जानकारी देता है, कृषि और हैंडीक्राफ्ट के बारे में जानकारी देता है। तो कहने के लिए यह धार्मिक लिटरेचर है, सिर्फ धार्मिक इतिहास के निर्माण में ही उपयोगी नहीं है, बल्कि राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में भी जानकारी दे देता है। लेकिन सावधानी पूर्वक अध्ययन की जरूरत है और समझने की जरूरत है। ठीक है, चलिए। ठीक इसी प्रकार अगर हम देखते हैं धर्मेतर साहित्य को, तो इस धर्मेतर साहित्य को भी आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को आप क्या कहते हैं? लौकिक साहित्य, है ना, यानी इसकी संबद्धता धर्म से नहीं है। ये क्या है? शुद्ध देशी साहित्य है। नहीं, जिसका सब्जेक्ट मैटर नाटक हो सकता है, काव्य शास्त्र हो सकता है, कहानी हो सकता है, पॉलिटिकल इशू हो सकता है, शिल्प और क्राफ्ट हो सकता है। ठीक है, ऐसी व्याकरण हो सकता है, ऐसी कई रचनाएं रची गई, है ना। और कुछ लिटरेचर ऐसे है कि जैसे ईरानी आक्रमण हुआ तो कुछ ईरानी सलाहकार भी शासकों के साथ आए, राइटर भी शासकों के साथ आए। सिकंदर का आक्रमण हुआ, यूनानी आक्रमण हुआ तो उनके साथ आए कुछ सेना नायकों ने, कुछ विद्वानों ने भारत के संदर्भ में लिखा, सिकंदर के भारत अभियान के बारे में लिखा। बाद में आप देखते क्या है, चाइनीज का भी भारत आगमन होता है, अरबों का भारत आगमन होता है, अपनी यात्रा वृत्तांत का वो वर्णन करते हैं, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप का जिक्र हो जाता है। जिस दौर में वो आए उस दौर के इवेंट का जिक्र हो जाता है, सोसाइटी की चर्चा हो जाती है।
इसलिए इतिहास के निर्माण में क्या हो जाता है, उपयोगी हो जाता है। समझ सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे विदेशी साहित्य, है ना। बस थोड़ा सा समझ लीजिएगा, फिर तो आगे हम लोग जब चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो सारा लिटरेचर भी सामने आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप बहुत पॉपुलर लिटरेचर कोई मैं चर्चा कर रहा हूं, जैसे पतंजलि का महाभाष्य। याद कीजिए 6th सेंचुरी बीसी में पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी आई, जिसका सब्जेक्ट मैटर ग्रामर था, है ना। और कालक्रम में 2nd सेंचुरी बीसी में पतंजलि ने उसी अष्टाध्यायी पे भाष्य लिखा, क्या कहलाया, महाभाष्य लिखा कहलाया, है ना। सब्जेक्ट मैटर क्या है, व्याकरण है। लेकिन पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन है, कंटेम्पररी है। पुष्यमित्र शुंग कौन, जिसने अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या की और मगध की सत्ता पे शुंग वंश को स्थापित किया। तो पतंजलि के महाभाष्य से मौर्यों के पतन के बारे में, शुंग सत्ता की स्थापना के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार आप देखते हैं, याद कीजिए कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र। ये मौर्य काल की कंटेम्पररी रचना है। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में राजत्व सिद्धांत की चर्चा करता है, राजा प्रजा संबंध की चर्चा करता है, राजा की आइडियोलॉजी की चर्चा करता है, सप्तांग विचारधारा की बात करता है, भारत की तत्कालीन सोसाइटी के बारे में चर्चा करता है, इकोनॉमी के बारे में चर्चा करता है, किस देवी देवता की उपासना होती थी, थोड़ा बहुत धर्म की भी चर्चा करता है। लेकिन मेन सब्जेक्ट मैटर जो है वो पॉलिटिक्स है, राजत्व सिद्धांत है, मौर्यकालीन अधिकारियों की सूची है, नगर प्रशासन का संचालन कैसे होता था, केंद्रीय प्रशासन का स्वरूप क्या था, इसके बारे में चर्चा करता है। अब चूंकि रचना ये प्राथमिक है, कंटेम्पररी है, तो ये मौर्य काल के पॉलिटिकल वातावरण के बारे में बहुत बेहतर जानकारी देता है, तत्कालीन सोसाइटी के बारे में बेहतर जानकारी देता है ना। तो अब ऐसे में ये लिटरेचर मौर्य काल के लिए क्या हो जाता है, मौर्य काल के अध्ययन के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। समझ सकते हैं? ठीक है, तो ऐसे ही कई ऐसी रचनाएं हैं जो कंटेम्पररी है, परवर्ती दौर की है, लेकिन उस काल के बारे में जानकारी देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक और मैं चर्चा करूंगा, विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस। नहीं, गुप्तोत्तर काल की रचना है, गुप्त काल के बाद की रचना है। लेकिन मुद्रा राक्षस में चर्चा किसका हुआ है, नंदों की चर्चा हुई, चर्चा किसका हुआ, चाणक्य की चर्चा हुई, चर्चा मौर्यों की जाति की, उनकी उत्पत्ति की चर्चा हुई है ना। ये परवर्ती साहित्य है, बाद के दौर में लिखी गई, लेकिन मौर्यों पे प्रकाश डालती है ना। तो ऐसे लिटरेचर क्या है, लौकिक साहित्य है। जैसे कालिदास की तमाम रचनाएं, विशाख दत्त की तमाम रचनाएं, अमर सिंह की रचनाएं, ये सारे के सारे लिटरेचर देशी साहित्य, लौकिक साहित्य के रूप में है, जिस काल में लिखे गए उस काल के बारे में, उस दौर के शासक के बारे में जानकारी देते हैं, उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हैं, या सामाजिक आर्थिक वातावरण के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार आप देखते हैं विदेशी लिटरेचर। ये विदेशी साहित्य में ईरानी भी हो सकता है ना, ईरानी भी हो सकता है, यूनानी भी हो सकता है, चीनी साहित्य हो सकता है, अरबी हो सकता है ना। मैं एग्जाम्पल देकर बताता हूं, जैसे याद कीजिए मेगास्थनीज, बहुत पॉपुलर नाम है, आपने सुना होगा, इंडिका उसकी रचना का नाम है। ये चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड है, नहीं, राजदूत। ये अपनी इंडिका में भारत के भूगोल के बारे में लिखता है, भारत की नदियों के बारे में लिखता है, पेड़ पौधों के बारे में लिखता है, भारत की जलवायु के बारे में चर्चा करता है, पाटलिपुत्रा के नगर प्रशासन की चर्चा करता है, और सोसाइटी के बारे में चर्चा करता है कि भारत में कुल 7 जातियां हैं, है ना। तत्कालीन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में चर्चा करता है। तो है तो विदेशी लिटरेचर, लेकिन जानकारी मौर्य काल के बारे में मिलती है ना। कुछ ऐसे भी विदेशी थे जिनका आगमन हुआ है, और आगमन का उद्देश्य क्या था, धर्म। जैसे कुछ चाइनीज आए, आपने फाइयान का नाम सुना होगा, हुएनसॉन्ग का नाम सुना होगा। फाइयान का आगमन होता है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में, और हुएनसॉन्ग का आगमन कब होता है, हर्षवर्धन के काल में, है ना। दोनों बुद्धिस्ट, दोनों के आगमन का उद्देश्य क्या, भारत में बौद्ध धर्म स्थल का भ्रमण करना, बौद्ध साहित्य का अध्ययन करना, यह देखना कि भारत में बौद्ध धर्म की क्या स्थिति है। नहीं, और आप गौर करके देखिए, जब इन लोगों ने अपने यात्रा वृत्तांत को लिखा,
तो उसमें सिर्फ बौद्ध धर्म की स्थिति के बारे में ही चर्चा नहीं की, बल्कि तत्कालीन भारत के सोसाइटी के बारे में चर्चा किया, पाटलिपुत्रा के मौर्य राजप्रसाद के बारे में चर्चा किया, उसके खंडहर के बारे में चर्चा की और बताया कि शायद ही इसे मानव ने बनाया हो। यानी खंडहर की विशालता के बारे में ये बात कर रहे हैं। नहीं, भारत में जो कुछ भी सामाजिक कुप्रवृत्तियां थी उसके बारे में चर्चा की गई। ये सती प्रथा के बारे में बात करते हैं, छुआछूत के बारे में बात करते हैं। यानी तत्कालीन नॉर्थ इंडिया में जो सामाजिक कुप्रवृत्तियां थी, जो सामाजिक ताना बाना था, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो कहने के लिए लिटरेचर धार्मिक है। जो भ्रमण करता भारत आया उसका उद्देश्य धर्म स्थल का भ्रमण करना है लेकिन जिस शासक का संरक्षण प्राप्त करता है उस शासक के बारे में भी प्रेजेंट करता है और तत्कालीन भारत के सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बारे में भी वर्णन करता है। तो ऐसे तमाम लिटरेचर इतिहास के निर्माण में क्या हो जाते हैं, उपयोगी हो जाते हैं, है ना। अब हम लोग जब आगे चर्चा करेंगे, अब टॉपिक पे चर्चा करेंगे, कल से जो क्लास होगा वो सिस्टमैटिक एंशिएंट का स्टोन एज से शुरू हो जाएगा। और ये सिर्फ एंशिएंट तक ही नहीं चलेगा, ये बिल्कुल मॉडर्न जो आईएएस का लास्ट सिलेबस है वहां तक जाएगा। तो अब जो पढ़ेंगे आपको, तब आपके लिए जरूरी है कि कलम कॉपी लेकर बैठें, हर एक कंटेंट्स को लिखें। मुझे ही लगता है कि आपको एक भी क्वेश्चन आईएएस से लेकर पीसीएस तक छूटने का प्रश्न उठता है। यहां तक मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था कि आपको स्रोतों की समझ हो, आगे काम करेगा। और तमाम स्रोत को हम आगे चैप्टर में जब पढ़ेंगे ना, वो बिल्कुल इजी हो जाएगा समझना और याद करना। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।